बंगलों में रहने वाले कुत्तों और गली के कुत्तों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता तो इंसानों में कैसे होगा। खून पसीना एक किया ताकि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो सके, पर कामयाबी मिलते ही उसने प्यार को गरीबी का नाम दे दिया। पार्टी में आदित्य टूटे दिल के साथ खड़ा था। उसकी मंगेतर नंदिता ने एहसान जताते हुए कहा, सुनो आदित्य, तुमने मेरी जो भी मदद की है उसके जो भी पैसे बनते हैं मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगी। और हाँ, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं मिस रहेजा से बात कर सकती हूँ। वो तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड या वेटर की नौकरी दिला देंगी। तभी मेहर, नंदिता की छोटी बहन, बीच में कूद पड़ी। या फिर तुम टॉयलेट क्लीनिंग का काम भी कर सकते हो। इस 7 स्टार होटल के टॉयलेट साफ करने होंगे बस। आदित्य ने कड़े स्वर में कहा, तो अब तुम मिस रहेजा से बात करके मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाओगी। रहेजा ग्रुप से फंडिंग क्या मिल गई तो मुझे ही भूल गई। रोनित बजाज, रहेजा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा, वो आदित्य के करीब आया और धमकी भरे लहजे में बोला, हे मिस्टर सड़क छाप, जब मिस नंदिता ने कह दिया कि रिश्ता खत्म तो मतलब खत्म। नंदिता ने चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ मेरी वेलकम सेरेमनी चल रही है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मेहर ने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, ना पैसा है, ना औकात और ना ही अक्ल, और चले हो मेरी दीदी को अपनी वाइफ बनाने। मेरी दीदी की जूती भी तुम्हारी शक्ल से कहीं ज्यादा महंगी है। उसने नफरत से आगे कहा, फॉरेन में कोई छोटी मोटी लेबर क्लास नौकरी करने वाले मामूली इंसान हो तुम, और मेरी बहन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो। लवर बॉय नहीं, डिलीवरी बॉय हो तुम। इस लग्जरी होटल में कदम रखने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अंदर घुसे कैसे? आदित्य की आंखों में गहरा दर्द और पछतावा था। उसने नंदिता की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, वाह नंदिता, वाह, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने। तुम्हारी इंजीनियरिंग और पढ़ाई पूरी हो सके इसके लिए मैं फॉरेन गया, वहां दिन रात नौकरी की, मजदूरी की, ताकि तुम्हें हर सुख सुविधा मिल सके। तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया। आदित्य ने आगे बढ़कर कड़े स्वर में याद दिलाया, मैंने तुम्हारे सपनों को अपना सपना समझा। आज तुम्हें सब कुछ मिल गया तो तुम मुझे ही भूल गई। एक बात याद रखना, आज अगर तुम लोग इस मुकाम पर खड़े हो तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने तुम्हारे हर कदम पर साथ दिया। इतने सालों तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहे ताकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो और हम शादी कर सकें। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी क्या मिली, तुम तो अपना होश ही खो बैठी। नंदिता ने बिना किसी पछतावे के रूखेपन से जवाब दिया, लेकिन आदित्य, हम कंपैटिबल नहीं हैं। तुम अलग दुनिया के हो और मैं अलग। आदित्य का दिल छलनी हो गया। उसने बस इतना कहा, तुम्हें पता भी है कि पिछले 8 सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बान किया। तुम्हारी हर मुसीबत और हर सपने में मैं एक ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहा। नंदिता के चेहरे पर अब प्यार की जगह झल्लाहट थी। उसने कड़े स्वर में टोकते हुए कहा, एहसान क्यों याद दिला रहे हो? तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, दे दूंगी। डबल ट्रिपल जितने चाहिए उतने ले लो, बस ये एहसानों का रोना बंद करो। आदित्य के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। एहसान? तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टर बनकर रह गया, एक लोन प्रोवाइडर। प्यार तो शायद तुमने कभी किया ही नहीं। नंदिता ने अपनी असली फितरत दिखाते हुए जहर उगल दिया। प्यार? वो भी तुमसे? आदित्य, मजबूरी में इंसान गधे को भी बाप बना लेता है, ये कहावत सुनी है ना तुमने? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, सुनी तो थी, पर समझ अब आई है। लेकिन याद रखना नंदिता, एक सच्चे प्यार करने वाले को धोखा देकर तुम बहुत पछताओगी। मेहर और रौनित अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। मेहर चिल्लाई, दी, ये खुद को समझता क्या है? इसे धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। जिस बंदे के पास औकात, पैसा और तमीज कुछ भी ना हो, उसे हाथ पकड़कर खींच के बाहर फेंक देना चाहिए। रौनित ने अपनी कलाई की महंगी घड़ी ठीक करते हुए तंज कसा। ऐसे लग्जरी होटल में खड़े रहने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक क्लास होता है। तुम्हारे जैसा लोअर और लेबर क्लास यहाँ फिट नहीं होता, समझे? आदित्य ने चारों तरफ खड़े उन लोगों को देखा जो उसे कीड़ा समझ रहे थे। 8 साल पहले आदित्य और नंदिता के प्यार को उनकी सगाई की मोहर मिल गई। आदित्य के पास दौलत तो नहीं थी, पर नंदिता के लिए बड़े बड़े सपने जरूर थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए आदित्य ने अपना देश छोड़ा और 7 समंदर पार चला गया, ताकि वो दिन रात मजदूरी करके नंदिता की महंगी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वक्त बदला और बीते 8 साल। आदित्य वापस लौटा है, लेकिन आज भी उसके तन पर साधारण कपड़े हैं। एक आलीशान होटल के कोने में बैठा आदित्य के पास एक कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज गूंजती है, आपकी मंगेतर नंदिता की इंजीनियरिंग ऑफिशियली पूरी हो गई है। मैंने रहेजा ग्रुप से बात करके पूरे 10 करोड़ की फंडिंग फाइनल करवा दी है। आदित्य के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आती है जब उसे पता चलता है कि रहेजा ग्रुप ने नंदिता के स्वागत के लिए अपने 7 स्टार होटल में एक भव्य सेरेमनी रखी है। वो धीमे से कहता है, दैट्स इम्प्रेसिव। नंदिता बहुत खुश होगी। दूसरी ओर उसी होटल में ईशा रहेजा, जो रहेजा ग्रुप की उत्तराधिकारी और सीईओ हैं, गुस्से से तमतमा रही हैं।
उनकी असिस्टेंट उन्हें एक ऐसी खबर सुनाती है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। असिस्टेंट हिचकिचाते हुए कहती है, मैम, आपकी शादी खट्टर ग्रुप के रंजीत खट्टर से तय करने की बात चल रही है। ईशा का पारा चढ़ जाता है। वो नफरत से भरी आवाज में कहती है, रंजीत खट्टर, मेरी फैमिली मुझसे किस बात का बदला ले रही है? अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का भी बचा ना, तो भी मैं ताउम्र कुंवारी रहना पसंद करूंगी। जाकर उन्हें ये बता दो। वो मन ही मन को सोचती है, मेरी माँ मुझे अपने मुनाफे के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। आखिर वो हमेशा मेरे फैसले क्यों लेती है? ईशा के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी माँ की मर्जी के आगे झुक जाए या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे वो इस प्रॉफिट के खेल से आजाद हो सके। तभी होटल की लॉबी में एक अजीब वाकया होता है। ईशा का पैर फिसलता है और एक साधारण सा दिखने वाला युवक उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन ईशा का अहंकार उसके आभार पर भारी पड़ता है। वो उसे झटक कर कहती है, हाउ डेयर यू टच मी? वो युवक हैरान रह गया। एक तो गिरने से बचाया, ऊपर से डांट भी खाऊं? ईशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसा। एक्सक्यूज मी, देखने में मिडिल क्लास लगते हो और इस 7 स्टार होटल में क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने शांति से जवाब दिया, आदित्य राठौर। ईशा की पूछताछ किसी इंटरव्यू की तरह जारी रही। उम्र, एजुकेशन? आदित्य ने सादगी से कहा, उम्र 26 और पढ़ाई मैंने ज्यादा नहीं की है। ईशा ने अपनी आंखों में हिकारत भरते हुए कहा, देखने में तो वेटर लगते हो, क्या इस बड़े होटल में एसी खाने आए हो? आदित्य ने हल्का मुस्कुराते हुए पलटवार किया, एसी खाया नहीं जाता, उससे हवा ली जाती है। ईशा चिढ़कर बोली, व्हाटएवर, ये बताओ घर गाड़ी है या वो भी नहीं? अभी तो नहीं है, पर लेने का सोच रहा हूँ, आदित्य ने सहजता से कहा। ईशा हंसकर बोली, तुम्हारी सैलरी में तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होगा। खैर, मेरा एक काम करो तो सपने पूरे हो सकते हैं। मैं ईशा रहेजा हूँ, रहेजा ग्रुप की वारिस। मुझे तुमसे शादी करनी है। आदित्य चौंक गया, व्हाट, शादी? ईशा ने हकीकत बताई, उछलोवत, ये सिर्फ 1 साल की फेक शादी होगी। बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। ईशा को लगा वो तुरंत मान जाएगा, पर आदित्य ने बस इतना कहा, सॉरी। ईशा को कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो भड़क कर बोली, तुम मुझे मना कर रहे हो? ईशा रहेजा हूँ मैं, तुम्हारी औकात भी है मुझे ना कहने की? उसे लगा वो और पैसे चाहता है। पैसे कम है, चलो 4 लाख रुपए महीना। अब बोलो। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, मिस रहेजा, आप गलत समझ रही हैं। मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है, आई एम एंगेज्ड। मैं जल्द ही असली शादी करने वाला हूँ और इसीलिए इंडिया आया हूँ। ईशा चिढ़कर मेल टाइप करते हुए बुदबुदाई, लाइफ हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाती है? कुछ भी मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता? आदित्य ने फिर टोका, आपका ये मेल प्रपोजल सही नहीं है। ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब 10,000 कमाने वाले तुम मुझे सिखाओगे कि करोड़ों का मेल कैसे भेजा जाता है? आदित्य ने उसका फोन खींच लिया और कहा, सोच बड़ी रखिए। सिंघानिया ग्रुप से छोटी रकम मांगेंगी तो डील नहीं मिलेगी। कम से कम $100 मिलियन की डिमांड रखिए। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदित्य ने बटन दबा दिया। ये लो, मैंने एडिट करके मेल सेंड कर दिया। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, इडियट, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? ये ऐसा ब्लंडर है जिसे ठीक करना नामुमकिन है। अब मैं क्या करूं? आदित्य ने गंभीरता से कहा, आपका डर आपको सोचने नहीं दे रहा। सिंघानिया ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनियों में से है और आप सिर्फ 10 मिलियन मांग रही थी। शिकार शेर का करना हो तो जिगरा भी शेर जैसा रखना पड़ता है। ईशा ने तंज कसा, ज्ञान मत दो, तुमने मेरा प्रपोजल बर्बाद किया है। याद रखना, ईशा रहेजा तुम्हें सबक सिखा कर रहेगी और इस नुकसान को खुद ठीक करेगी। आदित्य उसे जाते देख बुदबुदाया, अजीब लड़की है, मेरी नंदिता ऐसी नहीं है। वो सालों बाद मुझे देखते ही खुशी से गले लगा लेगी। मिस यू नंदिता। इधर नंदिता अपनी बहन के साथ होटल पहुंची। वाओ, ये सब कितना खूबसूरत है, इतना भव्य स्वागत सिर्फ मेरे लिए। नंदिता ने खुशी से मेहर से कहा। मेहर ने मुस्कुराते हुए सामने की तरफ इशारा किया, नंदी दी, ये तो बस शुरुआत है, उधर देखिए। माय गॉड, वो रोनित बजाज है, मिस्टर बजाज का बेटा, जो असल में आपको डिजर्व करता है। वो सिंगल भी है, अब आप किसका इंतजार कर रही हैं? मेहर की बातों ने नंदिता में लालच भर दिया। मेहर ने फिर उकसाया, जाओ दी, जाकर रोनित बजाज से बात करो। नंदिता एक पल ठिठकी, क्या कह रही हो मेहर, मैं एंगेज्ड हूँ। मेहर ने नफरत से कहा, दी, ये सगाई कोई सीरियस चीज नहीं है। रहेजा ग्रुप से करोड़ों की फंडिंग मिलने के बाद अब आपका स्टैंडर्ड बदल चुका है। वो निठल्ला आदित्य अब आपको डिजर्व नहीं करता, अब आपकी जगह ऊंचे समाज में है। नंदिता असमंजस में थी, तो मैं क्या करूं? मेहर ने जोर देते हुए कहा, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो, उस फटीचर को छोड़ो और रोनित से बात करो। और हाँ, इस अंगूठी को निकालकर फेंक दो, ये भी उस 2 कौड़ी के आदित्य की औकात जैसी ही है। पैसों की चकाचौंध ने नंदिता की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी और ठंडे स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो मेहर,
ना ही अंगूठी मुझे सूट करती है और ना ही वो फटीचर आदित्य। उधर उसी होटल की ओर बढ़ते हुए आदित्य के दिल में सिर्फ अपनी नंदिता का ख्याल था। वो खुशी से झूम रहा था। तभी होटल के अंदर रोनित बजाज की नजरें नंदिता पर पड़ती हैं। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। मिस नंदिता, राइट? नंदिता ने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरी। जी बिल्कुल सही। रोनित ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। पूरा रहेजा ग्रुप आपके स्टार्टअप आइडिया से बहुत इम्प्रेस्ड है। आप जितनी इंटेलिजेंट हैं उतनी ही खूबसूरत भी। नंदिता शर्माते हुए बोली, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मेहर भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत बीच में कहा, जी मेरी नंदीदी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। इंजीनियर माइंड्स हमेशा बेस्ट और यूनिक होते हैं। रोनित ने बात आगे बढ़ाई, वैसे मैंने सुना है कि आपकी सगाई हो चुकी है। नंदिता ने बिना पलक झपकाए जहूद बोल दिया, एंगेज्ड? नहीं, अब नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। रोनित ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, ओह सो सैड। नंदिता ने तुरंत सुधार किया, दुखी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। असल में उसने वो रिश्ता मुझ पर जबरदस्ती थोपा था। मैंने तो बस दया खाकर उसकी आर्थिक मदद की थी, जिसे वो प्यार समझ बैठा। अब इसमें मेरी क्या गलती? रोनित हैरान रह गया। दैट्स सिक। मैंने सुना था कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, पर आज देख रहा हूं कि लड़के भी ऐसे होते हैं। तभी आदित्य हॉल में दाखिल होता है। उसके आंखों में चमक। मेहर उसे देखते ही चिल्लाई, नंदिता दी, ये फकीरचंद यहाँ क्या कर रहा है? रोनित ने नफरत से पूछा, ये कौन है? आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसका मंगेतर आदित्य। नंदिता ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। मंगेतर? कौन सा मंगेतर? हमारी सगाई तो कब की टूट चुकी है। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इसी बीच ईशा रहेजा के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। कांग्रेट्स मैम, सिंघानिया ग्रुप ने हमारे 100 करोड़ के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सच में? ये सब उस लड़के आदित्य की वजह से हुआ है। उसने तुरंत आदेश दिया, सुनो, मुझे एक लड़के के बारे में पता करना है। नाम है आदित्य राठौर। असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा, पर मैम आप उसके बारे में क्यों जानना चाहती हैं? ईशा ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। ऐसा इंटेलिजेंट और दूरदर्शी लड़का ही मेरा जीवन साथी बन सकता है। वापस पार्टी में आदित्य टूटे दिल के साथ खड़ा था। नंदिता गुस्से में बरस पड़ी, रोड साइड का पुराना टीवी खरीदने की तेरी औकात नहीं है और शादी उस लड़की से करनी है जो मॉल में शॉपिंग करती है। आखिर तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तभी पूरे हॉल में कड़क और गूंजती हुई आवाज आई जिसने सबका खून सुखा दिया, वो मेरे पति हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रोनित और नंदिता हैरान थे, पर जल्द ही उनके मन में शक और नफरत भर गई। रोनित ने चिढ़कर कहा, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कौन है ये लड़की जो इस फटीचर को अपना हस्बैंड बोल रही है? मेहर मुस्कुराते हुए बोली, जिस इंसान की एक टीवी खरीदने की औकात नहीं है, उसकी बीवी कहां से आ गई, वो भी इतनी हाई क्लास मेंटेनेंस वाली? रोनित ने नफरत से आगे कहा, दाल में कुछ तो काला है। जिसे हम सीधा समझ रहे थे वो साला गरीब सीधा है नहीं। इसकी तो बैंड अच्छे से बजानी पड़ेगी, तभी ये हस्बैंड बनने के लायक बनेगा। मेहर ने नंदिता से कहा, दी, लगता है इस लड़की को इसकी सच्चाई मालूम नहीं है। इस जालसाज ने बेचारी लड़की को बहला फुसला लिया होगा। नंदिता ने नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, सही कह रही हो तुम। मुझसे भी ये झूठ बोलता था कि फॉरेन जा रहा हूँ बिजनेस करने। क्या बिजनेस, कौन सा बिजनेस, आज तक पता नहीं चला। एक बात याद रखना, झूठ कितना भी सफाई से बोला जाए, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। रोनित ने अपनी थ्योरी बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है इसने गार्ड को पैसे देकर अंदर आने का रास्ता बनाया होगा, वरना इस फटीचर को अंदर कौन आने देगा। इसके सेविंग अकाउंट से महंगा तो यहाँ का एक फर्श का टुकड़ा है। मुझे तो इस लड़की की अकल पर तरस आ रहा है जो इसे अपना पति बता रही है। तभी मेहर बोली, ये लड़की अचानक कहाँ से टपक पड़ी? पक्का इसे पैसे देकर बुलाया होगा इसने। अहंकार में चूर रोनित ने ईशा पर तंज कसा, आज की डेट में किसी को भी पैसे देकर बुलाया जा सकता है। क्यों मैडम, आखिर आपने कितने पैसे लिए हैं इससे? नंदिता ने आंसू भरकर आदित्य पर हमला बोला, आदित्य, अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो इसका मतलब तुम सालों से मुझे धोखा दे रहे थे। सच बताओ, ये सब कब से चल रहा है और यहाँ आकर तुम मुझे गिल्ट फील करा रहे हो? शेमलेस गाय। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है नंदिता, लेकिन जो तुमने आज किया उसे असली धोखा कहते हैं। तुमने पैसों के लालच में अपना जमीर और हमारा 8 साल का रिश्ता बेच दिया। रोनित ने आग में घी डालते हुए कहा, ये लड़की पक्का चालू टाइप की है जो इस भिखारी के लिए यहाँ आ गई है। पक्का इसे हायर किया गया है। फिर ईशा की तरफ मुड़कर बेहद घटिया बात कही, क्या तुम पैसे लेकर कहीं भी चल देती हो? इस नल्ले के साथ क्या ही करोगी? ये फालतू बातों से दिमाग गर्म कर सकता है, बिस्तर नहीं। यू नो व्हाट आई मीन। मेहर ने जहर उगलते हुए बात काटी, आई नो, कॉल गर्ल ही होगी ये, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी चल देती है। आदित्य ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम लोग जो ये जहर उगल रहे हो ना, बहुत पछताओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। रोनित ने मर्यादा लांघते हुए इशारा किया, इस लड़की को देखो, बिल्कुल स्टैंडर्ड एस्कॉर्ट गर्ल है।
इसका फिगर और चेहरा देखो, लोग इसे एक रात के लिए आराम से खरीद सकते हैं। वाह, एक गरीब और एक एस्कॉर्ट, बिल्कुल बॉलीवुड ट्विस्ट। फिर ईशा के करीब जाकर अपमानजनक लहजे में पूछा, छोड़ो ये ड्रामा, बस ये बताओ इस लड़के ने तुम्हें कितने पैसे दिए, आखिर तुम्हारी कीमत क्या है। रोनित अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हवा में गूंज हुई। चटाक, ईशा ने पूरी ताकत से रोनित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखों में अंगारे थे। वो चिल्लाई, हाउ डेयर यू। रोनित अपना गाल पकड़कर अवाक रह गया। नंदिता चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर बजाज को थप्पड़ मारने की। हंगामे के बीच अचानक हर्ष रहेजा, ईशा के पिता, हॉल में दाखिल होते हैं। मिस्टर रहेजा को देखते ही रोनित चिल्लाया, सर देखिए क्या हो रहा है यहाँ। ये आदित्य नाम का लड़का बिना परमिशन के इस होटल में घुस आया है और तो और इस एस्कॉर्ट गर्ल को भी अपने साथ किराए पर ले आया है। हर्ष रहेजा गरजते हुए बोले, रोनित, जिस लड़की को तुम एस्कॉर्ट और किराए की लड़की बोल रहे हो, क्या जानते भी हो वो कौन है? वो रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ है, ईशा रहेजा। आई बात समझ में? रोनित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला, सर आप होश में तो हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हर्ष रहेजा ने उसे लगभग झिड़कते हुए कहा, मैं तो पूरे होश में हूँ, लेकिन तुम सबको होश में लाना बहुत जरूरी है। तुम भूल गए कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो उसकी मालिक कौन है? ये ईशा रहेजा है। नंदिता और मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया। मिहिर फुसफुसाई, दीदी ये कैसे हो सकता है? ये लड़की मिस रहेजा कैसे हो सकती है? अगर ये सच में वो हैं, तो हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अभी अभी तो हमें उनसे इन्वेस्टमेंट मिला था, अब हमारा क्या होगा? नंदिता बदहवास होकर सोचने लगी, मुझे तो ये सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। ये लड़की सीईओ कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो ये इस फटीचर आदित्य को कैसे जानती है? आखिर इन दोनों के बीच क्या सीक्रेट है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर्ष रहेजा ने ईशा की ओर गर्व से इशारा करते हुए सबको बताया, यही है मिस ईशा रहेजा, रहेजा ग्रुप की वारिस और मेरी बेटी। रोनित रोने लगा, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई मुझसे। ईशा ने दो टूक जवाब दिया, नहीं, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर माफी चाहिए तो पहले आदित्य के सामने अपना सिर झुकाओ और उससे माफी मांगो। रोनित की आंखों में अब खौफ था। वो घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, आदित्य मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आदित्य ने कड़क आवाज में बोला, मैं तुम्हें एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईशा, इसे अभी इसी वक्त फायर करो। ईशा ने बिना पलक झपकाए आदेश दिया, रोनित तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, यू आर फायर्ड। जब मिहिर ने देखा कि रोनित को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसके पसीने छूटने लगे। उसने नंदिता के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दीदी इसने तो रोनित को निकाल दिया, अगर इसने आपकी फंडिंग भी वापस ले ली तो हमारा क्या होगा? ईशा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी नंदिता, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा दिमाग दोनों ही बहुत लो स्टैंडर्ड यानी घटिया हैं और मुझे घटियापन पसंद नहीं है। इसीलिए रहेजा ग्रुप ने जो तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की थी, मैं उसे अभी इसी वक्त कैंसिल करती हूँ। आई एम कैंसिलिंग माई इन्वेस्टमेंट। नंदिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका घमंड, उसका स्टार्टअप और उसका भविष्य सब एक पल में बिखरता हुआ नजर आ रहा था। वो लड़खड़ाते हुए ईशा की ओर बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, मिस ईशा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानती थी कि आप। यही तो तुम्हारी समस्या है नंदिता, तुम इंसान की पहचान उसके ओहदे और बैंक बैलेंस से करती हो, उसके चरित्र से नहीं। नंदिता आप गिड़गिड़ाने लगी। उसने आदित्य की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, आदित्य तुम तो जानते हो ना, मैं स्वभाव से थोड़ी तेज हूँ, पुरानी बातों को भूल जाओ, प्लीज ईशा को समझाओ, अगर ये इन्वेस्टमेंट रुक गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आदित्य ने अपनी नजरें फेर लीं और ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने मुझे फकीर चंद कहा था और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, तब तुम्हें अपनी बर्बादी का डर नहीं था, अब अपने किए का फल भुगतो। मेहर ने भी कोशिश की, मैम दीदी को एक मौका तो दीजिए, पर हर्ष रहेजा की एक सख्त निगाह ने उसे खामोश कर दिया। किसी ने भी नंदिता की माफी को स्वीकार नहीं किया। हॉल में अब शांति थी। ईशा ने अपने पिता की ओर देखा और फिर आदित्य की ओर। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने हर्ष रहेजा को बड़े आत्मविश्वास से कहा, डैड मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी इसके साथ बिताना चाहती हूँ। हर्ष रहेजा मुस्कुराए, तुम्हें कोई तो पसंद आया, मुझे इस रिश्ते से बहुत खुशी होगी, मेरी तरफ से पूरी मंजूरी है। पिता की अनुमति मिलते ही ईशा आदित्य के सामने आई। उसने आदित्य का हाथ अपने हाथों में लिया और सबकी मौजूदगी में बड़े प्यार से पूछा, आदित्य क्या तुम एक जिद्दी और अमीर बिजनेस वुमेन का साथ जिंदगी भर निभाओगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आदित्य की चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभरी। उसने ईशा के हाथ को मजबूती से थामा और कहा, मुझे तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार है ईशा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नंदिता का वो सपना जिसके लिए उसने 8 साल पुराने प्यार की बलि चढ़ा दी थी, अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो आरके की कहानी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को 5000 लाइक्स तक पहुंचाएं और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।